नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एम 5 सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर उसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट के करंट अफेयर के साथ साथ इसके साथ जितने भी स्ट्रेटेजी के बनेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जितने भी फैक्ट होगा उस भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए वेरी हेल्पफुल करेगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बता दें कि अगर ये जो पीडीएफ है आपको ये चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर वहां से भी लोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस किस दिन मनाया गया? तो मेरा फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में उत्कल या उड़ीसा दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में उत्कल और उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया, जो कि इसका आंसर ए राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान के लिए संघर्ष के बाद उड़ीसा एक राज्य का गठन को याद रखने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत उड़ीसा उड़ीसा बंगाल प्रोडेंसिस हिस्सा था, जिसमें वर्तमान में बिहार और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे, जिसमें राज्य के मूल उड़ीसा जब जब उड़ीसा राज्य का गठन हुआ उस समय जो इसका नाम उड़ीसा था तो कहा जाता था, लेकिन लोकसभा का बदलाव के बाद उड़ीसा उड़ीसा कहा, जो लोकसभा इसका नाम बदलकर उड़ीसा रखा गया। तो चलिए हम बात करते हैं जो करने के लिए 11 मार्च यानी कि मार्च 2011 में उड़ीसा का विधेयक संविधान यानी कि विधेयक संविधान 113 संशोधन में पारित किया, जो उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा यानी कि 113 संशोधन में उड़ीसा का नाम बदल कर उड़ीसा रखा गया। तो चलिए हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा राज्य के बारे में। तो ये है मैप में उड़ीसा। तो उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ, अस्तित्व में आया, जिसका प्रथम प्रथम गवर्नर थे सर्जन हबबक ने, जो कि जब गठन हुआ उसके प्रथम उड़ीसा के गवर्नर थे। तो चलिए आगे डिस्कस। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर में स्थित है, और उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और उड़ीसा के राज्यपाल जो है गणेशी लाल है। उड़ीसा के जो जिला में है, उड़ीसा में 30 यानी कि 30 जिला है। उड़ीसा में जो राज्यसभा की सीट है वो 10 है, लोकसभा की सीट 21 और विधानसभा की सीट 147 है। फ्रेंड्स बता दें कि आने वाला आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। तो चलिए हम आगे डिस्कस करें नेशनल पार्क में। उड़ीसा के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा में पड़ता है, जो कि इसका स्थापना 1988 में हुआ। अब बात करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, इसका जो स्थापना 1980 में हुआ। अब हम बात करते हैं जो उड़ीसा में जो एक महत्वपूर्ण जो झील है उसके बारे में, जो कि चिल्का झील यह भारत का पहला और विश्व का सबसे दूसरा समुद्री बड़ा झील है। तो बहुत मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। फ्रेंड्स बता दें कि जो प्रश्न है झील वाले बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स मेरा अगला प्रश्न है कि यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने 4 यानी कि 4 बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? इसका जो आंसर ये होगा, यानी कि 14,500 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। तो कौन कौन बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है फर्स्ट में, तो सेकंड बात करें ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड बात करें बैंक ऑफ इंडिया, और फोर्थ बात करें तो यूके बैंक। ये चारों में ने सरकार 14,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी इफेक्ट में। तो यह है कि केंद्र सरकार ने 2020-21 में 4 बैंक स्वचालित वाले उत्तरधारकों को, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, और थर्ड में बात करते बैंक ऑफ इंडिया, और फोर्थ में बात करते यूके बैंक में 14,500 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। तो चलिए हम आगे इसमें बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा रखी गई अनिवार्य आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के खराब ऋणों के सावधान बनाने के लिए अर्थव्यवस्था की मांग को पुनः जीवित करने के उत्तरधारकों के चक्र यानी कि उधार जो चक्र यानी कि जो लोन का जो व्यवस्था है, उससे जो सरकार अपनी इस बैंक को बनाए रखने के लिए शुरू करने के लिए बैंकों को पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये सरकार ने मदद करेगी 4,000 यानी कि 14,500 करोड़ रुपए के लिए ये 4 बैंकों को मदद करेगी आरबीआई ने, जो कि जो जो लोन आता है वो अपना ग्राहक को लोन दे सके। चलिए हम आगे बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है, और इसका जो एमडी और सीईओ वर्तमान में है मटन वेकर राव, इसका वर्तमान में एमडी और सीईओ। चलिए फ्रेंड्स
बात करते हैं अब इंडियन ओवरसीज यानी कि IBO हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका जो स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्यालय वो चेन्नई में स्थित है और इसका जो MD और CEO है विवेक चौधरी है। चलिए फ्रेंड्स आगे वाला हम यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में बात करते हैं, BIO यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO जो है अतुल कुमार दास है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले बैंक यानी कि 4th नंबर का बैंक है। तो 4th नंबर का बैंक है हमारा यूके बैंक यानी कि यूके बैंक का स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था और यूके बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है और यूके बैंक का जो MD और वर्तमान में CEO है अतुल गोयल यहाँ के वर्तमान CEO। फ्रेंड्स बता दें कि ये नहीं कि हमारा जो करेंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स अब अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो चलिए फिर मेरे अगले प्रश्न पर। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, हाल ही में नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक किसने लिखा है? हाल ही में नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक किसने लिखा है? तो यह इसका भी आंसर होगा जीत थाइलर ने इस पुस्तक का लेखक है। तो चलिए हम जिस पुस्तक और जिस थाइलर के लेखक के बारे में बात करें। हाल ही में जिस थाइलर ने नेम्स ऑफ द वुमेन यानी कि नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक के लेखक लिखी है। इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल ने दावा की गई कि काम कर दी गई, मिटा दी गई। जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक है जिन्होंने उनकी पुस्तक नार्वोपोलिया के लिए जाना जाता है, नार्वोपोलियो के लिए जानते हैं, जिसमें मैन बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, जो कि है वो जीत थाइल ने मैन बुकर पुरस्कार के लिए 2022 में चुना गया, 2012 में चुना गया था, चुना गया था और दक्षिण एशिया साहित्य में CDS पुरस्कार जीता था, जो कि दक्षिण एशिया साहित्य पुरस्कार के CDS पुरस्कार जीते हुए थे। उनकी जो सबसे हालिया पुस्तक है वो है लो 2020 में रिलीज हुआ था, जो कि उनका जो सबसे हाल ही का पुस्तक है वो है लो, जो कि 2020 में रिलीज हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि US की बच्चों की प्रसिद्ध लेखक बेवैली कलीरी का निधन हो गया, बेलेली कलीरी का निधन हो गया। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं बेलेली कलीरी के बारे में। तो चलिए USA के बच्चों के प्रसिद्ध लेखक बेलेली कलीरी का निधन हो गया। उन्होंने कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा यानी कि जो कांग्रेस USA यानी कि जो वहाँ का संसद होता है और संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो कांग्रेस के लाइब्रेरी द्वारा यानी कि उसमें से 2000 लिविंग लेज नामित किया गया था, जो सन 2000 लिविंग लेडेज नामित किया गया था। उन्होंने 2003 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के विजेता भी रहे, यानी कि जो बेवल कलेरी थे वो 2003 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के भी विजेता हो चुके हैं, जो कि चुने गए थे। और लेखक जिनके रंगन बचपन में याद यानी कि रमोना और विजन्स की मबी और हेनरिक हिंगन्स ने पसंद और माध्यम के लेखक को साथ साझा किए गए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूँ। मेरा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना कितने दिन के लिए बढ़ा दिया? जो कि हाल ही में सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना कितने दिन को बढ़ा दी है? या 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिसके यानी कि 30 जून तक इसको बढ़ा के कर दिए गए। इसके आंसर बी होगा। चलिए फ्रेंड्स हम आगे इसके योजना के बारे में डिटेल में बात करते हैं। यानी कि केंद्र सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के 3.0 को 30 जून तक यानी कि 3 महीने तक इसको फिर से योजना के बढ़ा देगा। इस योजना का 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी किए जाएंगे और बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त सरकार को आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें कि आगे बढ़ने के लिए ECLSG यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन्स गारंटीड स्कीम योजना के कुछ संशोधन भी किए गए हैं, जिसमें कि चलिए हम कुछ संशोधन क्या है हम बात करते हैं। इसमें जो संशोधन 29 पर 2020 के स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय स्थानों के कुल बकाया दर यानी कि जो 29 पर 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय स्थानों के कुल बकाया दर 40%, जिनके कुल बकाया दर 40% जिनका है, जो कि जो अभी तक बिजनेस करने के लिए
लोन लिए थे उनका जो बाकायदा 40% ऋण है उनका सीमा पर 20%, यानी कि जो उनका बकाया 40% अगर रह गए, उनका अब जो लग गया वो 20% लग गया, जो जो लोन उनका चुकाना पड़ेगा वो 20% को। चलिए फ्रेंड्स अगले पर, जो कि ये है कि एमएसएमई व्यापार उद्यमों के व्यवसाय उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत ऋण एवं मुद्रा उधारकर्ताओं के पूरी तरह से सांप्रदायिक और अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। मेरा अगला प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली छमाही बाजार से सरकार ने कितने कर्ज लेगी? फाइनेंशियल 2022 के पहली छमाही बाजार में सरकार ने कितने रुपए का कर्ज लेगी? तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि 7.24 लाख करोड़ रुपए की सरकार ने पहले छमाही बाजार में ये लोन लगी थी। चलिए हम इसके डिस्कस करते हैं। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संशोधन पूरी करने के वित्त वर्ष 2020 यानी कि 2021-22 में फाइनेंशियल ईयर 2022 पहली छमाही में 7.24 लाख करोड़ रुपए की उधार लेने की निर्णय लिया। यह उधार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल निर्गम के 60.06% है, 60.06% है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस बजट के बारे में, जो 21-20-21 का बजट पेश हुआ था, उस बजट के बारे में बात करते हैं। इस बजट में कौन कौन से 6 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। तो फ्रेंड्स बता दें कि पहला जो है तो स्वास्थ्य और कल्याण पर ये पेश हुआ है, और सेकंड बात करें वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियाद के ढांचा पर, और थर्ड बात करते हैं आकांक्षी भारत और समावेशी विकास के लिए, फोर्थ बात करते हैं मानव पूंजी और नवजीवन संचार, और फिफ्थ में बात करते हैं नवोवेशन और अनुसाधन और विकास के लिए। तो फ्रेंड्स बता दें कि और 6 जो हमारा रहेगा, मेरा 6 है कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के लिए। तो फ्रेंड्स बता दें कि आने वाला जो सभी एग्जाम है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी का बनने वाला है। तो आपको बता दें कि यह जो इसमें से कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है जो कि इस साल बजट पेश हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न क्या, हाल ही में बहरीन ग्रेड प्रिक्स 2021 किसने जीता था, या किसने जीता? इसका आंसर लुइस हैमिल्टन ने जीता है, लुइस हैमिल्टन। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। मैक्सडीज स्टार लुइस हैमिल्टन बहरीन ग्रेड्स के प्रिक्स जीतने के साथ साथ 8वें यानी कि जो लुइस हैमिल्टन है वो बहरीन ग्रेड्स प्रिक्स 2021 जीतने के बाद यह 8वें विश्व खिताब जीती है। फ्रेंड्स ये फैक्ट याद रखना है। और अपने जीत दर्ज करने के हैमिल्टन करियर में यानी कि 96वीं जीत के बाद मैक्स वेलेंटर में यानी कि मैक्स जो वेलेंटर रेस हुआ था उसमें सेकंड नंबर है, और जो वी बोटास यानी कि मैक्सजीज क्रम से वो उसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा अगला प्रश्न है कि विनोबा सेवा प्रतिष्ठान सहयोग के लिए आयुष्मान मंत्रालय ने कौन सा पर्व का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स मेरा अगला प्रश्न, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष्मान मंत्रालय ने कौन सा पर्व का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि अर्जुवेद पर्व का आयोजन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अर्जुवेद और विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आयुष्मान भारत के सहयोग के प्रचलित यानी कि जीवन शैली में संबंधित बीमारियों के मुख्य उपचार के लिए अर्जुवेद बढ़ावा देने के लिए या विनोबा सेवा यानी कि 3 दिवसीय अर्जुवेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। फ्रेंड्स बता दें कि आपको तो इसका जो इस अनुष्ठान पहल के उद्देश्य के केवल लोगों के बीच अर्जुवेद की अधिक स्वीकृति सुनिश्चित करना है। हालांकि वर्तमान में जीवन में शैली एवं बीमारियों के इलाज के लिए मुख्य लाइन यानी कि रूप में अर्जुवेद का लोकप्रिय बनाना है, यानी कि जो अर्जुवेद का पर्व का मुख्य सफलता आयोजन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स इसमें जो इम्पोर्टेंट की है कि जो आयुष्मान मंत्रालय का स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुआ था। जो आयुष्मान मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी कि जो वो स्वतंत्र प्रभारी यानी कि जो यह राज्य मंत्री श्रीपद योशो नायक है, जो वर्तमान में गोवा के बीजेपी के सांसद है, जो कि अभी पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। तो अभी यहाँ का जो आयुष्मान मंत्रालय के जो पद संभाल रहे हैं वो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी यहाँ के पद संभाल रहे हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा जो आयुष्मान मंत्रालय के मुख्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न, मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY20 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी के वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विश्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि के अनुसार बढ़ाकर कितना कर दिया? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि बी आंसर होगा 10.1% बढ़ाकर कर दिया। तो चलिए हम इसको डिटेल में बात करते हैं जो फाइनेंशियल ईयर है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि निजी खपत और निवेश विधि मजबूती सफलता के कारण विश्व बैंक ने वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 के लिए जीडीपी का जो वृद्धि अनुमान है उसे जो 20 वर्ष का जो 2020-21 के वृद्धि अनुमान 4.7 यानी कि प्रतिशत बढ़ा करके 10.1% कर दिया गया। फ्रेंड्स बता दें कि आपको अगर जो एग्जाम में प्रश्न आएगा उससे बहुत स्टूडेंट सारे गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें जो वृद्धि बढ़ाकर कितना गया थे, अभी कुछ ही दिन पहले इसका जो जीडीपी निकला था तो 4.7 था, इसे बढ़ा करके 10.1% कर दिया गया। बता दें कि पहले बैंक में वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी था उसका दर जो 5.7 था पर रखी गई थी, अब उसे बढ़ा करके 10.1% कर दी गई। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। इसके अलावा विश्व बैंक ने फाइनेंशियल 2021 के लिए 2020-21 की अर्थव्यवस्था के अनुसार 8.5% तक की संकुलन अनुमान लगाया था, यानी कि 2020 और 21 के जो अर्थव्यवस्था के अनुसार जो जीडीपी था वो 8.5% के संकुलन का अनुमान लगाया गया। बहुपक्षीय एजेंसी यानी कि बहुपक्षीय एजेंसी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के जो जीडीपी बनेगा उसके दौरान भारत का जो 5.8% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया। जो 2022 और 23 में जो वृद्धि दर बनने का अनुमान है वह 8.5 वृद्धि दर बनने का अनुमान है। चलिए फ्रेंड्स हम बता दें कि तो यह जो प्रश्न रहेगा वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो विश्व बैंक के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। बता दें कि अब जो विश्व बैंक का गठन वो जुलाई 1944 में हुआ था, और जो विश्व बैंक का अध्यक्ष है वो वर्तमान में वो डेविड मालपस है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको ये स्टैटिक जीके के रूप में है, तो आप इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है कि हम हाल ही में एसबीआई ने जापान बैंक के साथ यानी कि यूएसडी डॉलर कितने यूएसडी डॉलर के बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो मेरा फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसबीआई ने जापान बैंक के साथ कितने यूएसडी डॉलर बिलियन का ऋण समझौता किया? तो यह 1 यूएसडी डॉलर बिलियन का समझौता यानी कि 100 करोड़ रुपए का समझौता किया। तो चलिए हम बात करते हैं जो एसबीआई ने बैंकों पर इनके डिटेल में बात करते हैं। जो इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल्स उद्यमियों को आपूर्ति श्रृंखला के ऋण देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि जेबीए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ रुपए डॉलर जुटाने के लिए यह ऋण भारत अपनी जापानी ऑटोमोबाइल के निर्माताओं को आपूर्ति करेगा और डीलर प्रदान करने के लिए गए धन के समर्थन के खिलाफ पुनरावृत्ति के रूप में होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में। फ्रेंड्स हम एसबीआई के बारे में जो की फैक्ट है हम बात करते हैं। जो एसबीआई का जो अध्यक्ष वर्तमान में वो है दिनेश कुमार खाड़ा, और जो एसबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो एसबीआई की स्थापना हुआ था वो 1 जुलाई 1955 में हुआ था। फ्रेंड्स तो चलिए हम ये हमारा लास्ट प्रश्न है, और आपको बता दें कि मैं लास्ट में एक प्रश्न भी पूछूंगा जो कि आपको जो पिछले जो करंट अफेयर रहेगा जो कि आपको रिवीजन होते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं जो हमारा जो आज का लास्ट जो आपको यह आंसर जो रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, मैं इसका जो आंसर करेक्ट आंसर मैं कल दूंगा। तो चलिए आपको जो आज का जो मेरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को मिला एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमआई बैंक का दर्जा? तो फिर से बता दें कि फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते कि हाल ही में किस बैंक को मिला एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमआई बैंक की दर्जा? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, इन चारों में से आपको जो आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा है। मैं इस बैंक के बारे में कल डिटेल में करूंगा।
जो कि मैंने कल इस वीडियो में बता भी चुका हूँ। इस क्वेश्चन का था जो मैं कल बता चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक जब वीडियो को एंड करते हैं, तो चलिए आपको फिर से बता दें कि अगर जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लोड कर ले, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से भी लोड कर सकते हैं, और रेगुलर बेस पे प्रिपरेशन को स्टार्ट जरूर करेंगे। चलिए पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको चलिए अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे वीडियो को। तो यहीं के साथ चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।